हेलो बच्चों, आज हम इस चैनल में एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। कक्षा 6 हिंदी मीडियम का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर है 3 और चैप्टर का नाम या अध्याय का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। सबसे पहले तो हम इस शब्द का मतलब समझेंगे कि ये होता क्या है। आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों का मतलब होता है जो हमें किसी चीज के नंबर दिए होते हैं, जैसे क्लास के नंबर, जैसे बच्चों के फर्स्ट सेकंड थर्ड आने के नंबर होते हैं, जो हमें मूल्यांकन यानी कि रिजल्ट टेस्ट के नंबर होते हैं, उन्हें हम आंकड़े कहते हैं। प्रबंधन मतलब होता है उनका इंतजाम, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या सबके कितने मार्क्स आए। अगर देखा जाए तो पूरी क्लास में से सबके एवरेज कितने मार्क्स आए। इन सब की पढ़ाई के लिए हमें जो चैप्टर है उसका नाम मिला है आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है। अब इसमें इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो क्या होती है, औसत होती है। औसत का मतलब होता है एवरेज, यानी कि कभी किसी दिन किसी के ज़्यादा आते हैं किसी के कम आते हैं, तो उनको टोटल अगर हम देखा जाए तो उसको कहते हैं एवरेज। जैसे उदाहरण दिया है, कोई बच्चा किसी दिन 4 घंटे पढ़ता है, किसी दिन 5 घंटे पढ़ता है, किसी दिन ज़्यादा पढ़ लेता है, तो उसको अगर हम पूछें कि एवरेज अंक कितना पढ़ता है, तो उसी को हम कहते हैं औसत। यानी कि कम ज़्यादा ज़्यादा कम को मिला के जो निकलेगा उसको कहेंगे औसत। अब इसकी परिभाषा क्या है। औसत एक ऐसी संख्या है जिसमें आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाती है। आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाती है। अब देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति को यहाँ क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी कहा है। प्रवृत्ति माने होता है एक तरीके से नेचर, यानी कि किस टाइप का है, तो सेंट्रल टेंडेंसी को दर्शाती है। अगर इसको सरल शब्दों में बोलें तो औसत आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है, केंद्रीय मतलब बीच की। ठीक है, हम उसका बीच निकाल सकते हैं, मापक है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, माध्य इसको, और इंग्लिश में बोलते हैं मीन। तो इसका फॉर्मूला बनेगा, सूत्र क्या कहलाएगा, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब इसमें नया शब्द क्या आया है, प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब अगर देखें कि सारे बच्चों की क्लास में कितने नंबर आए, किसी के कम किसी के ज़्यादा किसी के सबसे ज़्यादा, उसको जो देखते हैं उसी को हम कहते हैं प्रेक्षण। अब केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब बीच की, कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है किसकी सबसे ज़्यादा है, उसी चीज़ को कहते हैं हम प्रवृत्ति। समझ में आया। अब मैंने जो सारे शब्द थे उनका मैंने डिफाइन कर दिया। कि देखो फिर से रिपीट करते हैं, औसत एवरेज। औसत एक ऐसी संख्या है जो आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाती है। केंद्रीय मतलब बीच की, प्रवृत्ति मतलब ना कम ना ज्यादा। कम ज्यादा को में से निकाल के जो प्रवृत्ति निकलेगी उसको सेंट्रल टेंडेंसी को दर्शाती है। सरल भाषा में औसत आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है, बीच की, ना कम न ज्यादा। ठीक है। अब माध्य सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण क्या हुए, ऑब्जर्वेशन। ठीक, कोई का नंबर ज्यादा कोई का कम, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। अब इसकी दूसरा टर्म है प्रसार या परिसर, इसको रेंज कहते हैं। रेंज का मतलब कितने आगे तक गया कितने कम तक गया, इसी को हम रेंज कहते हैं। हाईएस्ट कितना है लोवेस्ट कितना है, इसको हम परिसर कहते हैं। तो इसका इसका फॉर्मूला भी है, सबसे बड़े और सबसे छोटे के प्रक्षण का अंतर, यानी सबसे बड़ा उसमें से सबसे छोटे को घटा दो तो जो उत्तर आएगा वो हमारा परिसर या प्रसार कहलाता है। समझ में आ गया। अब सारे शब्दों को हमने क्लियर कर दिया। औसत जो केंद्रीय प्रवृत्ति को न कम न ज्यादा, सबका मीन निकाल ले उसको औसत। माध्य उसी का शॉर्ट फॉर्म है। परिसर बड़े में से छोटे को घटा देंगे, वो रेंज होगी कि किसकी ज्यादा थी और किसकी कम थी, तो उसका एक मीन निकल आएगा। ठीक है। अब हम लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये इसका था परिचय, जहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब ओके। हेलो बच्चों, अब हमारे पास जो प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 1 है, जो कक्षा 7 का है। अब देखो, सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं और समझते हैं कि पूछा क्या है। कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। देखो, कक्षा में एक मूल्यांकन, मूल्यांकन मतलब कोई टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट के नंबर हैं।
उन प्राप्त किए गए अंकों मतलब नंबरों को सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। सारणीबद्ध मतलब उनकी लिस्ट बनाइए और उनको इकट्ठा करिए। संगठित का मतलब होता है इकट्ठित करना। ठीक, निम्नलिखित अंक, ये निम्नलिखित अंक हैं। ये देखो 4 6 7 5 3 5 4 2 और ये पूरे हैं। ठीक, अब उसके बाद उनने क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन है सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो अब ये जो लिस्ट है इसको हमने सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है कि सारणीबद्ध करो, तो हमने इसको सारणीबद्ध किया, ये सारणी बना दी। ठीक, अब इस साइड हमने लिखा अंक, तो अंक कितने हैं 1 से लेके 9 तक जो हमने इसमें देख लिए। फिर मिलान चिन्ह, इनको कहते हैं मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह का मतलब होता है जैसे एक लड़के का एक नंबर एक ही बार आया है, दो बार आया है, तीन बार आया, तो इन्हें हम ऐसी खड़ी लाइनों से बताते हैं। इन्हें मिलान चिन्ह या टैली मार्क्स कहते हैं। जैसे एक ही बार आया है, दो बार आया है, तीन एक बार आया है, चार बार 3 बार आया है, पाँच बार, 6 4 बार, तो हमने इनको टैली मार्क्स बना लिए यानी कि मिलान चिन्ह। अब इसमें हमने इनकी हिंदी में इनको इंग्लिश में मिलान चिन्ह या बारंबारता, जो लाइन खींच के बताते हैं, और इसी को कहते हैं बारंबारता। अब बारंबारता को यहाँ लाइन में लिखा है और यहाँ नंबरों में। जैसे एक का आया एक बार, दो के 2 बार आए हैं, तीन लोगों के 3 बार आए, एक बार आया है, जो 4 है वो 3 बार आया है, 5 बार। ऐसे हमने इसको पूरी सारणीबद्ध या लिस्ट बना दी। अब ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये पहले जो उसने कहा कि सारणी बनाइए, तो हमने ये सारणी बना दी। अब सारणी को देखते हुए हम क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो इसमें देखेंगे हम सबसे बड़ा अंक कौन सा है। ये अंक की लिस्ट है, तो यहाँ पे पहले का उत्तर क्या है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है 9, तो पहले का आंसर आ जाएगा सबसे बड़ा अंक 9 हो गया। ठीक, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा सबसे छोटा अंक। सबसे छोटा अंक कौन सा है, ये 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक, 9 सबसे बड़ा, सबसे छोटा 1। अब तीसरा कह रहा है कि इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा। अब ये क्या हो गए, आंकड़े हो गए, अंक नहीं, क्या हो गए आंकड़े। तो हमें परिसर निकालना है 3 का, तो यहाँ पे लिखेंगे परिसर। परिसर बराबर क्या होता है, बड़े में से छोटे को, सबसे बड़े में से छोटे का अंतर, ऐसे लिख लेते, सबसे बड़े में से सबसे छोटे का अंतर। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे। परिसर बराबर 9 - 1, तो कितना आंसर आया 1। ये क्या हो गया परिसर। अब कह रहा है अंक गणितीय माध्य ज्ञात करिए, क्या निकालना है हमें, माध्य। ये चौथा आंसर हो गया। तो माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य बराबर, अब देखो ये पूरे नंबर हैं 9, इसमें से हम क्या करें, अगर हम इस टेबल को देखें तो 1 2 3 4, ये 4 को छोड़ दें, और यहाँ से 1 2 3 4 को छोड़ दो, तो ये आ गया 5। ठीक है, अगर हम इस सारणी में से देखें या यहाँ से देख लो, वहां कहाँ गए, यहाँ ये 4 ऊपर के छोड़ दो और ये 4 नीचे के छोड़ दो, बीच में क्या आ गया 5। ये थोड़ा गलत हो गया, मैंने देख लिया था इस साइड, ये तो इसका क्या आ गया, 4 ऊपर छोड़ दिए, 4 नीचे, बीच में कौन आ गया मध्य। मध्य मतलब सेंटर, सेंटर मतलब जो पूरे आंकड़े हैं उनका, तो 4 ऊपर छोड़े, 4 नीचे, बीच में कौन आ गया 5, तो इसका माध्य कितना आ गया 5। है ना आसान सवाल। बस हमको आंकड़ों का प्रबंधन, मतलब कोई कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा 9 है, सबसे छोटा 1 है, परिसर सबसे बड़े में से सबसे छोटे का अंतर, तो 9 - 1 माने 8, माध्य 5 मतलब बीच का, हमने पढ़ा था इसकी परिभाषा। ये केंद्रीय, क्या बताता है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब सेंटर, कि ना तो ऊपर बड़ा है ना ज्यादा, बीच का है ये। ठीक, इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए। ओके बाय।
तो बच्चों अब कक्षा 7 का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। अब हम इसको पहले लाइन वाइज समझेंगे। अब इसने कहा है पूर्ण संख्याएं। पहले देखो आप संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं, है ना, संख्याओं के प्रकार। ठीक, देखो सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या। ठीक, ये होती है कौन सी, जिन्हें हम गिनने के काम में लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये अनंत तक जाती है। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अब दूसरी आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं जिनमें जीरो शामिल होती है उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उसके बाद आती है पूर्णांक। क्या आती है? पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं जिनमें एक साइड प्लस के नंबर होते हैं, दूसरी साइड माइनस के होते हैं, इन्हें पूर्णांक कहते हैं। आगे बात समझ में। अब हमारी बारी है पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्याओं में का माध्य ज्ञात करना है। तो पूर्ण संख्या में जीरो शामिल होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी हुई? 0 1 2 3 और 4। उसने कितनी बोली है? प्रथम 5। तो प्रथम 5 हो गई, 1 2 3 4 5। अब इसका हमें क्या निकालना है? माध्य। तो हम लिखेंगे माध्य। माध्य बराबर, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 3 और 3 6 और 4 10, और 10 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो कितनी आएगी? 2। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? हमें प्रेक्षणों का योग, और योग मतलब प्लस, और प्रेक्षण की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या, तो प्रेक्षणों का योग कितना आया? 10, और प्रेक्षण कितने हैं? 5। 5 दूनी 10, ये आया। तो हमारा माध्य कितना आया? 2। ठीक, ऐसे भी अगर देखते जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था कि इसको 2 छुपा दो, इधर से 2 छुपा दो, कितना आ रहा है सेंटर में? 2 आ रहा है। 2 ये छोड़ दो, 2 ये छोड़ दो, तो बीच में कौन आ रहा है? 2। ऐसे भी लगा सकते हो और ऐसे फॉर्मूले से भी लिख सकते हो कि प्रेक्षणों का योग, सबको प्लस करा, उसमें जो संख्या है 5 उससे भाग दे दिया, तो ये आ गया 2। ये ऐसे नंबर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। हेलो बच्चों, अब देखो प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 4 है। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। ये रनों की संख्या है। उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात करना है। हमें या तो माध्य निकालना है या रन। माध्य मतलब कभी कम किए, जैसे उसने कभी 0 बनाया, कभी 35, कभी 100 भी बनाए, तो इसमें से एवरेज निकालना है, माने कि माध्य औसत निकालना है कि वो कितना बना चुका है। तो हमें पता है माध्य का फॉर्मूला प्रेक्षण बटे प्रेक्षणों की संख्या होती है। प्रेक्षण ये दिया हो, प्रेक्षण मतलब नंबरों की संख्या है। अब देखो इसमें हमारे पास है, हमने इनको लाइन से जमा लिया, सबसे छोटे से सबसे बड़े तक, 0 35 40 46, इन्हें लाइन से। या तो हम इन्हें जोड़ लें, यानी कि योग लिखा है तो सबको प्लस कर लें, या दूसरा जो हमारा तरीका है, वैसे तो हम यही करते हैं कि जैसे 35 40 46 50 56 76 और 100 को जोड़ लें। अगर हम इन्हें जोड़ते हैं 5 6 11 11 और 6 17 17 और 6 23 23 का 3 हासिलाई 2 5 4 9 9 और 4 13 13 और 5 18 18 और 5 23 23 और 7 30 30 का 0 हासिलाई 3 और 1 4, ये आया है। कितने हमारे पास? 8। ठीक है, अगर हमने सही से तो नहीं जोड़ा। 6 और 6 12, 6 तिया 18, 18 और 2 23 का 3 हासिलाई 2 5 4 9 9 और 4 9 और 4 13 13 और 5 18 18 और 5 23 23 और 7 30 का 0 हासिलाई 4, ये आया। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 403 बटे 8। अगर हम इससे काटे तो 4 8 8 पंजे 40, और जहाँ 0 3 में भाग नहीं जाएगा तो ये 0, तो ये आ जाएगा 50। और अगर हम भाग देंगे तो ये दशमलव में आएगा, तो वो हमें छोड़ देंगे हम।
ठीक है। अगर 403 में हम 8 का भाग देंगे तो 8 पंजे 40, ये तो पूरा कट गया, उतारा 3, 0, भाग नहीं जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 8 पॉइंट 16 24, 8 चौको 32, है ना, ज्यादा हो जाएगा, 8 या 24, ये ऐसे चलता रहेगा पर हम इतना ही लेंगे तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, 8 एकम 8, तो माध्य निकल के कितना आया, माध्य बराबर आया 50, उत्तर 50। ठीक, अब दूसरा जो हमने पिछले क्वेश्चनों में भी बताया था वो हम ऐसे कर सकते हैं। अगर हम 0 को छोड़ दें तो देखो 1 2 3 अंक, 1 2 3 अंक छोड़ के, और यहाँ से 3 नहीं 4 ही ले लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ जाएगा। अगर यहाँ से 3 छोड़ दें और यहाँ से 3 छोड़ दें तो हमारे पास आ रहा है 50। ठीक है, देखो ये है 0 तो कुछ है नहीं, 0 मतलब 0, 35 40 46 को छोड़ दो, यहाँ से 56 76 100 को छोड़ दो तो भी 50 आ रहा है ये। ठीक, एक तो ये क्विक तरीका है तुरंत निकालने का, जैसे ऑब्जेक्टिव में अगर ये आया तो आप फट से निकाल लोगे कि 3 ये छोड़ दिए 3 ये, पर कब, जब उनको सीरीज से ऐसे जमा लोगे तब, तो 50 आ गया। दूसरा फॉर्मूले से निकालोगे, इन सबको प्लस करो, 8 से भाग दो तो ये आएगा, ये 8.5.3 आएगा, तो हम अकेला 50 ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। बाय।